हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई डब्ल्यू बी व्लॉग्स। तो देखो आज हमारे सामने खड़ी अपनी एक्सट्रीम 125R, ठीक है। और मेरी बाइक को हो चुका है पूरा 1 साल। मतलब मैंने लास्ट ईयर 2024 में 7 मार्च को ली थी और आज हमारे दोबारा से 2-3 मार्च तारीख हो चुकी है। 7 मार्च होने में भी 2-3 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो ही चुका है देखा जाए तो मैंने सोचा आप सबके लिए 1 साल का जो अपना ओनरशिप रिव्यू है, जो मैंने इस बाइक के साथ फील करा, सब कुछ आपको बताऊँ कि इसमें क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, या फिर 2025 में इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शंस आ गए हैं। क्योंकि आपको पता है इसके साथ साथ अब कंपैरेटिवली हमारी NS 125 में भी ABS आता है। तो हम सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। बस मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई बिना स्किप करे एंड तक पूरी वीडियो देखना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे करते वीडियो को स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि ये बाइक आती किस प्राइस में है, ठीक है, किस प्राइस रेंज के अंदर ये बाइक आती है। उसके बाद सारी चीज़ों की बात करेंगे। भाई बाइक की ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर इसका ऑन रोड प्राइस है 1,18,500, ठीक है। मतलब 1,18,000 के अंदर आपको मिल जाती है बाइक। हो सकता है कुछ शोरूम्स पे थोड़ा कम हो सकता है, कुछ शोरूम्स पे थोड़ा महंगा हो, डिपेंड करता है हर शोरूम पे ना इसका प्राइस जो है वो वेरी करता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है इस बाइक का। अगर आप 2025 के अंदर इसको लेने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले मैं इसके एडवांटेज की बात करूंगा, उसके बाद इसके थोड़ी डिसएडवांटेज डिस्कस करूंगा, उसके बाद दूसरी बाइकों की थोड़ा बात करेंगे कि दूसरी बाइक कोई लेनी चाहिए या फिर आपके लिए यही वर्थ रहने वाली, ठीक है। तो चलो सबसे पहले चलते हैं इसके एडवांटेजेस पे। तो पहला जो इसका एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज जो है मेनली, ठीक है, तो वो यही है कि देखो 125cc कैटेगरी के अंदर कोई भी ऐसी बाइक नहीं है जो आपको ऐसी लुक के साथ मिलती हो, ठीक है। भाई देखो जितने लोगों के पास ये बाइक है, जितने लोग इसको खरीदना चाहते हैं ना, सबको इसको देखकर इसका लुक ही पसंद आता है, ठीक है। सबसे मेन तो आते हैं आपके लुक्स, किस बाइक के लुक्स हो गए, ठीक है। फ्रंट से भी आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। फ्रंट से देखो, आप इसको मिनी Z900 बोल सकते हो कि इसकी हेडलाइट थोड़ी थोड़ी ऐसा लगता है Z900 से मिलती जुलती है, ठीक है। बाकी साइड से इसका डिज़ाइन देखो, मतलब प्रॉपर जो स्प्लिट सीट वाला पूरी स्पोर्ट्स बॉडी वाला डिज़ाइन इसमें दिया गया है। तो एक तो एडवांटेज आपका ये है, अगर आप लेना चाहते हो तो सबसे बढ़िया है इसका लुक्स, ठीक है। दूसरी मैं बात करता हूँ सबसे पहले इसका एग्जॉस्ट की। मेरे को जो इसके अंदर दूसरी चीज़ जो सबसे प्यारी लगी थी जब मैं इसको लेने गया था तो वो एग्जॉस्ट था, क्योंकि इसका एग्जॉस्ट बहुत स्पोर्टी है। और मैं आपको एक बार ऑन करके सुनाता हूँ ना। यहाँ से हम बाइक को ऑन करते हैं और मेरे ख्याल से न्यूट्रल में होनी चाहिए, एक बार देख लेते हैं। हाँ न्यूट्रल में ही है, ठीक है। यहाँ से देखो मैं बाइक ऑन करता हूँ और बाइक ऑन हो चुकी है। आइडियल साउंड वैसे आपको सुनाया था, हो सकता है बहुत लोगों को आइडियल साउंड थोड़ा लगे कि नहीं भाई आइडियल साउंड इतना अच्छा नहीं है, पर एक बार सुन लो, फिर मैं आपको रैप करके सुनाऊंगा। रैप करके देखना इसकी कितनी प्यारी आवाज़ आती है। एक चीज़ और बहुत बंदे बोलते हैं कि भाई इसका जो आप आइडियल साउंड सुनाते हो उसमें ऐसा लगता है कि इंजन में नॉकिंग हो रही है। तो भाई नहीं, इंजन में कोई नॉकिंग नहीं हो रही लगती, ठीक है। वो वीडियो में पता नहीं इसका साउंड ऐसे कैप्चर क्यों होता है जिसमें ऐसा लगता है नॉकिंग हो रही है, लेकिन इसमें इतनी नॉकिंग नहीं हो रही। तो मैं अपना आपको थोड़ा इसको रैप करके सुनाता हूँ। तो भाई आपने सुना कितना प्यारा एग्जॉस्ट नोट था इसका, पूरा स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट है इसका, ठीक है। मतलब आप चलाओगे तो आपकी जैसे बॉडी का डिज़ाइन तो है ही पूरा स्पोर्टी, साथ में आपको एग्जॉस्ट नोट भी पूरा स्पोर्टी दिया गया है, ठीक है। अब कंपनी ने वैसे इसको कम्यूटर बोल के लॉन्च करा है, लेकिन ये दिखने में पूरे स्पोर्टी, और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनकर अगर कोई बोलेगा तो यही बोलेगा कि भाई ये पूरी स्पोर्ट्स बाइक है, ठीक है। ये दो एडवांटेज तो सबसे भाई बढ़िया थे जो मैंने पर्सनली देख कर लिए थे। तीसरे एडवांटेज की बात करें तो ये है कि इसकी माइलेज, ठीक है। अब कंपनी के लिए माइलेज इसकी 66 है, लेकिन आपको अगर जैसे आप ऑन रोड चलाओगे तो मेरे ख्याल से देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को आज तक की हाईएस्ट माइलेज सिंगल चलाते हुए कि 55 मिली है, और पिलियन बिठा के चलाते हुए कि 53 मिली है, ठीक है। उससे ऊपर मेरे को फिलहाल तक आज तक माइलेज नहीं मिली। लेकिन दूसरे बंदे जैसे मेरे कोई दोस्त है या फिर सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब कमेंट करते हैं कि उनको 60 तक की माइलेज भी मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनी ने 66 की क्लेम करी है तो आपको 60 तक की मिल सकती है, अगर आप बिल्कुल इसको प्यार प्यार से चलाओ। अब मैं इसको भगा भगा के चलाता हूँ, क्योंकि देखो मैं इसको समझता हूँ स्पोर्ट्स बाइक, ठीक है। वो ऐसे वो है नहीं, मैं जानता हूँ, पर मैं इसको समझता हूँ क्योंकि देखो इसका जो एग्जॉस्ट है वो इतना स्पोर्टी, ऊपर से इसका डिज़ाइन भी ऐसी है, और भगने में जो भाई इतनी बढ़िया बाइक है ना, मतलब इसका टोटल रिस्पॉन्स इतना तगड़ा है। आप भगाओगे एकदम से, मान लो फर्स्ट सेकंड गियर आप डाल के रेस देते हो तो ऐसा लगता है आपको पूरा खिंचती हुई जस्ट उड़ रही है बस, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये कंक्लूजन ये है कि चलाने में इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा तेज़ी चलाता हूँ, इस वजह से हो सकता है मेरा माइलेज थोड़ी कम देती हो, लेकिन आपको अच्छी माइलेज दे देगी ये बाइक, ठीक है। तो मेन सबसे बड़े जो एडवांटेज थे वो यही थे। पहला आपका कि इसके लुक्स देख लो कितने बढ़िया हैं, सेकंड इसका स्पोर्टी एग्जॉस्ट, थर्ड इसकी माइलेज। ये तीन है जो सबसे बढ़िया मेन थे, ठीक है। चौथा एडवांटेज ये था, जब मैंने इस बाइक को लिया था आज से 1 साल पहले 7 मार्च को जब मैं 2024 में लिया था, तो उसका एडवांटेज ये था कि किसी भी 125cc कैटेगरी की बाइक में आपको ABS नहीं मिलता था। देखो इसमें जैसे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आता है, ठीक है। जिसको नहीं पता ABS क्या होता है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे हम मान लो 50 60 70 की स्पीड पर आप जा रहे हो रोड पे, और एकदम से आपके आगे कोई आ जाए, तो आप जैसे ही ब्रेक को अप्लाई करते हो, ठीक है, अगर कोई नॉर्मल बाइक हो जिसमें ABS नहीं होता तो ब्रेक अप्लाई करती है, आप देखते हो कि टायर एक जगह पे लॉक हो जाता है और आप स्किड खा जाते हो। तो स्किड खाने के बाद यार देखो कोई सामने आ रहा है, एकदम ब्रेक लगा दिया आपने, स्किड हो गए टायर, तो आप ऑफकोर्स के बाद गिरोगे। अब ये क्या करता है, आपके टायर को ना ब्रेक लगाता है, लेकिन ये
लॉक नहीं होने देता। ये टायर क्या करता है, धीरे धीरे रुक रुक के ब्रेक करता है, ठीक है। एबीएस बेसिकली यही करता है कि आप ब्रेक लगाओगे 60-70 पे तो ये आपका टायर को बिल्कुल लॉक नहीं होगा, वो धीरे धीरे करके ब्रेक लेगा। अब वो अलग बात है अगर आप ज़्यादा स्पीड में किसी में आप ठुक जाओगे, ठीक है। एबीएस में ये है फ़ायदा कि आप डायरेक्ट नहीं गिरोगे, नहीं तो यूजुअली क्या होता था पहले बंदे हो सकता था कि अगर आप जैसे मान लो काफ़ी क्या होता है बंदे, जैसे मान लो एबीएस है तो आप स्पीड में हो, आप ब्रेक लगाते हो, जैसे टायर लॉक नहीं होता तो काफ़ी बंदे बैलेंस करके बाइक को संभाल लेते, गिरने नहीं देते। अब पहले क्या होता था भाई कि आप ब्रेक लगा रहे हो तो अब जितना मर्जी बैलेंस कर लोगे, टायर स्किड मार गया एक जगह पे, टायर लॉक हो गया तो आप ऑटोमेटिक गिरोगे ही गिरोगे, उसमें आप कोई बैलेंस कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो एबीएस आपको बड़ा काम में आता है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने से बचाता भी है ये, ठीक है। कई बार होता है आपके सामने एकदम से कोई आ जाए, आप इमीडिएट ब्रेक लगाते हो, पैनिक ब्रेक लगाते हो, तो काफ़ी एक्सीडेंट्स होने से ना बच जाते हैं एबीएस से, क्योंकि आपकी जब टायर लॉक नहीं होता तो आप गिरते नहीं हो, आप बच जाते हो। तो इससे ना काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होने से बच जाते हैं। तो उस टाइम पे ये एबीएस 125 सीसी कैटेगरी के अंदर किसी बाइक में नहीं था, ठीक है। मैं 125 सीसी कैटेगरी के अंदर अभी फ़िलहाल में केटीएम को इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी कैटेगरी बिल्कुल अलग जाती है, वो बेसिकली एक तरीके से रेसिंग में आ जाती है, ठीक है। मैं बात करूँ नॉर्मल अपनी, जैसे एक्सट्रीम हो गई, NS 125 हो गई, आपकी SP वगैरह, रेडर वगैरह, इन सारी बाइकों से कंपेयर कर रहा हूँ इसको पल्सर से, ठीक है। उससे नहीं कर रहा, क्योंकि फिर बहुत बंदे कमेंट करते हैं कि भाई केटीएम भी तो है, केटीएम में भी तो सिंगल चैनल एबीएस आता है। तो उनको मैं बता दे रहा हूँ कि केटीएम को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा। तो उस टाइम पे 1 साल पहले इसमें सिंगल चैनल एबीएस था और किसी में नहीं था, इस वजह से मेरे चौथा एडवांटेज ये था, मतलब चौथा रीज़न बोल लो यार, ठीक है। और इस बाइक का चौथा एडवांटेज बोल लो मेरे लेने का बेसिकली यही था कि एक तो इसका एबीएस था, लुक्स थे, स्पोर्टी एग्जॉस्ट था, माइलेज था। ये 4 चीज़ें इस बाइक को ना 1 साल पहले जब ये बाइक लॉन्च हुई थी, जब मैंने ली थी, इसको सबसे बेस्ट बनाती थी 125 सीसी कैटेगरी के अंदर, ठीक है भाई। तो ये तो मैंने आपको बता दिया 4 एडवांटेजेस, और साथ में 4 मेरे रीज़न भी थे जो मैंने पर्सनली जिस रीज़न से बाइक ली थी, ठीक है। हो सकता है मेरे जैसे मेरे ये रीज़न से 4 रीज़न लेने के, आपके भी वो ये रीज़न सेम हो लेने के, तो मेरे को कमेंट करना अगर आपने सेम रीज़न से बाइक ली थी जिसके पास भी है, ठीक है भाई। तो 4 तो यार इसके एडवांटेजेस हो ही गया। एक 5वां एडवांटेज और बता देता हूँ मैं, वैसे मैंने उसको लेते हुए कितना नोटिस तो करा नहीं था, लेकिन बाद में मेरे को पता लगा था कि बेसिकली इसमें ना सब कुछ एलईडी मिलता है। मतलब इसकी हेडलाइट जो है आपकी वो पूरी एलईडी प्रोजेक्टर अंडर, इसके दोनों इंडिकेटर आगे के भी पीछे के भी पूरे एलईडी मिलते हैं, ठीक है। इसका मीटर भी पूरा एलईडी मिलता है, मतलब बाइक जो आपको मिलती है पूरी की पूरी एलईडी मिल जाती है, ठीक है। कहीं पे भी आपको हेलोजन लाइट नहीं है, एक छोटी सी हेलोजन लाइट है वो इधर है, जैसे आपकी नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट के यहाँ पे एक हेलोजन लाइट है, देखो अभी भी जल रही है, ठीक है। तो इस वाली लाइट से वैसे भी इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बाकी पूरा आपका एलईडी था। तो ये भी एक इसको लेने का एक रीज़न बन जाता है, ठीक है, इसका एक एडवांटेज बन जाता है। तो ये टोटल 5 एडवांटेज थे हमारे इस बाइक के। अब बात करते हैं इसके थोड़े डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है। सबसे पहला और सबसे मतलब बेकार चीज़ बाइक की है वो यही है कि देखो स्पोर्ट डिज़ाइन आपको मिलता है बाइक के साथ, ठीक है। स्प्लिट सीट आपको मिलती है, अच्छी सीट मिलती है, देखने में बिल्कुल बढ़िया बाइक लगती है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज जो था ना वो ये था कि देखो अगर मैं यहाँ से आपको हेलमेट हटाऊँ तो देखो आगे वाली सीट अच्छी खासी बड़ी है, ठीक है, लेकिन पीछे वाली सीट देखो एक तो पहले कितना ऊपर होके है और कितनी छोटी सी है, ये देखो बिल्कुल छोटी सी सीट है और कितनी ऊपर होके है। तो बेसिकली जो मेरा डिसएडवांटेज जिसको मैं बात कर रहा हूँ वो यही है कि भाई इसकी जो पीछे वाली सीट है उसको थोड़ा या तो बड़ा होना चाहिए था, ठीक है, या फिर थोड़ा सा हल्का सा ना, जैसे इतना ऊपर है तो हल्का सा नीचे होना चाहिए था। अभी बेसिकली इस सीट का डिसएडवांटेज ये है कि देखो आपके घर में जैसे मान लो आप थोड़े यंग हो, आपके पापा मम्मी हैं साथ में आपके, ठीक है, और या फिर आपके मतलब मान लो आप मैरिड हो, आपकी वाइफ वगैरह जो भी है, उनको बैठना हो तो यार वो बिल्कुल भी ना कंफर्टेबल नहीं रहेंगे बैठने में। ये चीज़ मैंने पर्सनली फेस करी है कि मेरे पीछे ना स्टार्टिंग में मेरे पापा में बैठते थे, ठीक है, वो बड़ा अनकंफर्टेबल रहते थे, उसके बाद उन्होंने बैठने बंद कर दिया। तो मेरे को भाई बहुत बुरा लगा कि मतलब देखो नई बाइक ली थी उस टाइम पे वो मेरे पीछे बैठना बंद कर दिया था उन्होंने। तो ये भाई सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मेरे को इस बाइक का है कि इसके पीछे ना इसकी पीछे वाली सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। अब वही बात है कि आप सब बोलोगे कि भाई इसका जिस हिसाब का डिज़ाइन है तो ये फैमिली वाइज तो बाइक है नहीं, तो आप फैमिली के बारे में बात क्यों कर रहे हो। तो मैं वैसे ही बात करूँ कि भाई जिसको जो बंदा लेने की सोचता है ना वो ये सारी चीज़ें सोचता है कि उसकी फैमिली ठीक से बैठेगी नहीं बैठेगी अपने साथ साथ, ठीक है, अपनी फैमिली का भी सोचता है, इसलिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। दूसरे डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज बाइक का ये है जो मुझे पर्सनली लगा वो ये है कि अगर मान लो इसमें बैठते हो और बैठ के थोड़ा सा लॉन्ग राइड जाते हो, मतलब कंटिन्यूस राइड करते हो, जैसे मान लो आपको डेली कम्यूट है कहीं पे, आपका घर से ऑफिस या ऑफिस से घर जो है वो लगभग एक साइड पड़ता है आपको 40-50 या 60 किलोमीटर के अराउंड पे, ठीक है। तो अगर आप कंटिन्यूसली अपने घर से ऑफिस तक 40-50 या 60 जितना किलोमीटर पड़ता है लगातार चलाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जो शोल्डर्स और आपकी पीठ और कमर, मतलब कमर बेसिकली कमर पे ऐसा लगेगा कि बहुत ना हल्का हल्का जोड़ पड़ने लग रहा है, ठीक है। मुझे पर्सनली फील हुआ, हो सकता है कि मेरी थोड़ी हाइट छोटी उस वजह से हो, मेरी हाइट है 5'7". मेरे को बताना अगर आपके साथ भी होता है नहीं होता, मैंने जो पर्सनली फील करा मैंने आपको बता दिया। और साथ साथ ऐसा भी चीज़ भी होती है कि मान लो आप ज़्यादा मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम तक राइड कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा लंबा राइड कर रहे हो, तो अगर आप जैसे इसकी ग्रिप को पकड़ते हो तो कहीं ना आपके हाथ थोड़े से दर्द करने लग जाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हो सकता है ये दूसरी बाइकों में भी होता हो, लेकिन मेरे को जो पर्सनली फील हुआ था मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
अब तीसरी चीज़ के बारे में इसकी अगर बात करें तो भाई जो तीसरी चीज़ है वो बेसिकली देखो होती तो वैसे वो हर बाइक में है जहाँ तक मैंने देखा है ना, पर स्टिल मेरे को जो मैंने बताया ना कि मेरे को जो जो डिसएडवांटेज लगेगा मैं सब इस वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली जो तीसरा डिसएडवांटेज मेरे को लगता है वो ये लगता है कि इसका जो टंकी है, टंकी में जितना तेल होता है ना उतना मीटर में दिखाता नहीं है। ठीक है, अभी जैसे साइड स्टैंड पे खड़ी है, अगर मैं इसको सीधा भी कर लूँ ना, जितना तेल इसके टंकी में होगा उतना इसका मीटर में शो नहीं करेगा। मतलब मान लो अगर टंकी में ज़्यादा तेल है तो मीटर में कम शो करता है। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी बहुत ना कहीं पर दिक्कत लगी, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है सारी बाइकों में होता है, क्योंकि वो फ्यूल सेंसर की प्रॉब्लम हो सकती है जो टंकी के अंदर होता है उसकी, जिसकी वजह से आपका जो मीटर में ब्लिंक करता है ना, हो सकता है उसकी दिक्कत होती हो। मेरे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है, और ये भी बताना अगर आपके साथ भी होता है तो। ठीक है, मेरे साथ जो मेरे को दिक्कत फील होती है मैं आपको सब बता रहा हूँ इस वीडियो में। चौथा डिसएडवांटेज अगर मैं इसका बताऊँ तो भाई वो ये है, जो मैंने कभी कभी फील करा है कि ट्रैफिक में चलते हुए ना बाइक खुद से बंद हो जाती है। मतलब किसी रीज़न से नहीं, ऐसी खुद चलते चलते बंद हो जाती है। अभी कल तो मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा हुआ, मैं एक्चुअली ट्रैफिक में चला रहा था इसको, और चलाते चलाते ना बीच में 3 से 4 बार बंद हुई, खुद से बंद हुई। क्या रीज़न था मेरे को नहीं पता, पर खुद से बंद होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब ट्रैफिक में चलाते चलाते एकदम से बंद हो जाती थी। ठीक है, एक बार भी नहीं, 3 से 4 बार या 5 बार हुई थी बंद। मतलब चलते ट्रैफिक में मान लो आप चल रहे हो, एकदम से बंद हो जाइए और पीछे से आपको हॉर्न मारने लग जाए बंदे, तो आप थोड़ा पैनिक कर जाते हो। आप सब जानते हो वो ह्यूमन नेचर है। ठीक है, तो ये जब ऐसे बंद होती है ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा ना दिक्कत करती है, क्योंकि मान लो मेरी बाइक जो, मेरे को पता नहीं इसमें क्या दिक्कत थी, बंद तो चलो हो ही रही थी, साथ साथ मान लो इसका जो शेल्फ है, शेल्फ बड़ा लंबा ले रही थी। अभी जैसे मान लो अगर इसका शेल्फ मारूंगा अभी तो एकदम छोटे शेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी, देखो। ठीक है, अभी तो छोटे सेल्फ में स्टार्ट हो गई, वरना कल क्या हो रहा था, इसको सेल्फ मार रहा था, एक तो सेल्फ भी लंबा लंबा ले रही थी, एक सेल्फ में स्टार्ट नहीं हो रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था भाई, आप बताना अगर आपके साथ भी सेम इशू होता है तो। ठीक है, और ये भी बताना अगर मान लो किसी के साथ सेम इशू होता था, उसने इशू ठीक कर लिया अपना, तो कैसे करा, क्या प्रॉब्लम थी, जो उसका सोल्यूशन उसको मिल गया। ठीक है, मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। मेरी फिलहाल में ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको भी आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चौथा डिसएडवांटेज ये था जो मुझे पर्सनली फील हुआ, क्योंकि कल ही मेरे साथ दिक्कत हुई है, इसलिए मेरे को एकदम याद था। पाँचवा डिसएडवांटेज की मैं बात करता हूँ। ये देखो, पाँचवा डिसएडवांटेज की अगर बात करी जाए तो वो ये है कि अगर आपको ढंग से दिखाई दे ना, ये आप देख सकते हैं जहाँ पे आपका स्पार्क प्लग होता है, यहाँ पे ऊपर ACLA लिखा दिख रहा है, देखो ये रहा। अभी तो देखो जैसे यहाँ पे आपको इतना कोई ऑयल लीकेज नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ टाइम में ना इसका पता नहीं क्यों यहाँ से ऑयल लीक कर जाता है। ठीक है, मेरे साथ बाइक में 2 से 3 बार हो चुका है। ये बात है कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने इसकी एक किट डलवाई थी, गैस किट, जो 45 रुपीज़ की आती है। उसके बाद से फ़िलहाल मैं थोड़ा कंट्रोल में, ये नहीं लीक कर रहा दोबारा से, लेकिन 2 से 3 बार ये कर चुका है लीक। ठीक है, एक पहली बार तो ये फ्री चेंज हुआ था, दूसरी बार 2 बार मेरे को शायद 45 रुपीज़ देकर इसकी किट नहीं डालनी पड़ी थी, और ये मैं पहले वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूँ मैं। तो ये 5वां डिसएडवांटेज था, और ये थोड़ा मेजर लगता है मेरे को, क्योंकि पता नहीं क्यों लीक करता है। आप सब बताना भाई इसका क्या इशू है, कि ये जो स्क्रू है ढीले रह जाते हैं या फिर क्या है, क्यों लीक करता है, अगर आप सबको पता हो तो। ठीक है भाई, तो 5 डिसएडवांटेज ये हो गए। छठा डिसएडवांटेज वैसे एक और है। ठीक है, ये बेसिकली मेरे साथ ही पर्सनली हुआ है, ये इस बाइक का फॉल्ट नहीं है। ठीक है, इस बाइक में कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की, ये है इंजन कॉल रिलेटेड। अगर मान लो आप कोई भी इंजन कॉल लगाते हो हीरो का ऑफिशियल वाला, ठीक है, मैंने अपनी 2 वीडियोस बना चुका हूँ इंजन कॉल के इंस्टॉलेशन की, एक अपनी बाइक पे और एक मेरा एक दोस्त है रायन, उसकी बाइक पे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके देखना। और अगर आपने देख रखी है तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे जो इंजन कॉल है इनका, ये वाला हीरो वाला, ठीक है, ये देखने में काफ़ी अच्छा और है भी मजबूत। ठीक है, और लेकिन इसका प्राइस काफ़ी महंगा है, ये 1260 रुपये का ये इंजन कॉल आता है ये वाला। ठीक है, काफ़ी महंगा इंजन कॉल है, लेकिन मेरे को इसके प्राइस के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी ना वर्थ नहीं लगी। क्योंकि मैं एक रीज़न बताता हूँ, मैंने जब से इंजन कॉल लगवाया मेरी बाइक नीचे से कहीं नहीं लगी। ठीक है, लेकिन कुछ दिन पहले, एक्चुअल में कुछ दिन पहले क्या हुआ, जिसका ये वाला इंजन कॉल है, मतलब देखो अगर आप सबको पता हो तो जो आपका ये वाला पार्ट होता है वो अलग होता है, ये वाला अलग पार्ट होता है और वो वाला अलग पार्ट होता है। तो जो ये वाला पार्ट है इसमें देखो, यहाँ पे आपको अगर ढंग से दिखाई दे रहा हो तो देखो, एक वेल्डिंग इधर हो रखी है, एक वेल्डिंग इधर हो रखी है। ये मैंने थोड़े दिन पहले नोटिस करा कि इंजन कॉल यहाँ से जो इसकी पत्ती लगी हुई है, पता नहीं कैसे इससे खुद ही से टूट गया, मतलब पत्ती से ना अलग हुआ था। तो 1260 रुपये का भाई बताओ, मेरी बाइक नीचे कहीं पे लगी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, और ये खुद से ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे टूट गया। कब टूटा मेरे को ये भी नहीं पता लगा। तो वो टूटने के बाद आवाज़ कर रहा था तो मेरी उस पर नज़र पड़ी। उसके बाद मैं देखो इस पर वेल्डिंग करा ली, क्योंकि इतना महंगा इंजन कॉल लगवाया तो भाई एक साइड से टूटने के बाद इसको उतारूंगा तो होनी है। तो मैंने उसको वेल्डिंग करा के उससे थोड़ा जुगाड़ बांध के उसको लगा दिया बेसिकली। तो छठा डिसएडवांटेज ये है कि अगर इंजन कॉल लगवाना चाह रहे हो तो मैं यही बोलूँगा, अगर आपको इससे बेटर वाला इंजन कॉल कोई मिलता है, मतलब
बाहर अगर मार्केट में मिलता है दूसरे किसी बाइक का, मेरे को नहीं पता और किस किस बाइक का इसमें इंस्टॉल होगा फिलहाल में, मैंने देखा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर किसी और बाइक का मिलता है, थोड़ा सस्ता मिलता है और साथ में लुक में भी अच्छा लगे और थोड़ा प्रोटेक्शन भी दे नीचे से, तो भाई आप वो लगवाना इसको छोड़ के, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कत हुई है। अब मेरे को नहीं पता किसी और के साथ ऐसे इंजन कॉल ऐसे दिक्कत हुई होगी नहीं हुई होगी, ठीक है। मेरे साथ ये पर्सनल दिक्कत आई है, इसलिए मैं आपको अपने आप से जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो ये है। बाकी आपके ऊपर है, आप लगवाना चाहो तो कंपनी का लगवा सकते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स की बात है, कंपनी वाला बाइक के साथ मैच करता है पूरा, ये ऐसा लगता है बाइक का ही पार्ट है, ठीक है। ये है। अब आप मान लो दूसरे किसी बाइक का लगवाते हो तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत इतना मैच ना करे बाइक के साथ, लेकिन हो सकता है वो लुक ही अलग दे दे बाइक को। तो आप देख लेना भाई, आप सबके ऊपर है वो चीज़। मैंने आपको अपना एक पर्सनल ओपिनियन दे दिया, क्योंकि आप सब पूछते रहते हो इंजन कॉइल के बारे में भी। और ये बता दो, बहुत बंदे पूछते हैं कहाँ से लगवाया, तो वैसे मैं दोबारा से बता दूँ, करोल बाग का जो शोरूम है उसकी वर्कशॉप से लगवाया मैंने, सर्विस सेंटर से नहीं, उसकी वर्कशॉप से लगवाया। 1260 रुपये इसकी कॉस्टिंग है। बहुत लोग पूछते थे, मैंने दोबारा से वीडियो में बता दिया, ठीक है। इतने ही थे इसके डिसएडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और डिसएडवांटेज मैंने भी कर लिया। अब बात करते हैं ओवरऑल, अगर इस बाइक को आप लेना चाहते हो 2025 में, तो आपको ये लेनी चाहिए या किसी और बाइक के साथ जाना चाहिए, जैसे कि NS 125, क्योंकि उसमें भी ABS आ चुका है। तो इस चीज़ का अगर मैं सीधे सीधे जवाब दूँ तो ये है कि भाई देखो, NS 125 अगर मान लो आपको थोड़ा ओल्ड लुक चाहिए, क्योंकि उसका लुक में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। उसका जो लुक आ रहा है NS 125, NS 160, NS 200, एक तो पहली बार तो तीनों सेम लुक में आते हैं, ठीक है। कलर डिफरेंशिएट हो सकता है, लेकिन बॉडी उसके बिल्कुल डिट्टो सेम है और काफ़ी साल से चलती आ रही है, आप सब जानते हैं, ठीक है। मानो उसकी लेजेंडरी लुक है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेकार लुक है या क्या है, लेकिन अगर आपको कोई बाइक चाहिए नई लुक के साथ, फ्रेश लुक के साथ, अच्छी लुक के साथ, बेसिकली अच्छी इन द सेंस कि एकदम स्पोर्टी लुक के साथ, तो आप इसके साथ जा सकते हो, ठीक है, 2025 के अंदर। और अब बात करी जाए कि NS 125 और इसमें से कौन सी ज़्यादा बेटर रहने वाली और कौन सी ज़्यादा वर्थ रहने वाली, तो मैं बताता हूँ। NS 125 आपकी थोड़ी सी, मतलब जैसे मान लो 0.5 से उसकी NM ज़्यादा है और 0.5 से उसकी PS भी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ड्रैग रेस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा, मतलब ड्रैग रेस भी छोड़ो, अगर आप कहीं ना कहीं दोनों बाइक को चलाओगे तो आपको लगेगा कि ये ज़्यादा बेटर उठ रही है NS 125 से कंपैरिजन में, ठीक है, चलाने पे। क्योंकि हम बजाज के शोरूम गए थे अपनी बाइक को लेके, वहाँ पे जो उनके एम्प्लॉय थे उनसे पर्सनली मैंने अपनी बाइक चलवाई और NS 125 चलवाई। उनका यही था कि भाई आपकी एक्सट्रीम जो है हमको ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा बेटर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा जल्दी खींच रही है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जो जल्दी खींचे तो ये इसके साथ जा सकते हो, ठीक है। किसी के साथ थोड़ा ये है कि उनका बजट टाइट है, तो भाई बजट के हिसाब से तो इसके साथ जाओ, क्योंकि ना NS 125 कहने को 125 सीसी है, सिंगल चैनल ABS है, ठीक है। 0.5 से इसकी NM और PS ज़्यादा उस बाइक की, लेकिन स्टिल उस बाइक का प्राइस 10,000 रुपये ज़्यादा। अगर इसका बाइक का प्राइस इस बाइक का है 1,18,500, तो उस बाइक का प्राइस है 1,27,500, ठीक है। मतलब 9,000 10,000 रुपये वो महंगी बाइक है, ठीक है। और वो महंगी क्यों है उसका रीज़न वैसे मेरे को पता नहीं, जबकि स्पेसिफिकेशन वाइज ऑलमोस्ट सेम है, बस 0.5 से थोड़ी उसकी पावर ज़्यादा है और NM ज़्यादा है, ठीक है। बाकी क्यों इसका इतना प्राइस ज़्यादा है मैं नहीं जानता, आप सब कमेंट करना बाकी कि आप लोग को दोनों में से कौन सी बाइक अच्छी लगती है। बाकी जिनको NS पसंद है स्टार्टिंग से यार, वो तो NS के साथ ही जाएंगे, मतलब जो NS की फैंस है स्टार्टिंग से वो NS के साथ ही जाएंगे। बाकी अगर आप प्रैक्टिकल बाइक की बात करोगे, प्रैक्टिकल कौन सी है, तो ये बोलूँगा कि इसके साथ जा सकते हो, ठीक है। ये बात है कि ये फैमिली वाइज तो मत ही लेना, ठीक है। और बात करी जाए कि भाई किसी और बाइक के साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, देखो मैं इसकी और NS की बात मेनली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों बाइकें हैं जो थोड़ी सी स्पोर्ट्स दिखती है, मतलब स्पोर्टी दिखती हैं, ठीक है। बात करी जाए रेडर की, SP की, वो थोड़ा उतनी ज़्यादा ना स्पोर्टी नहीं दिखती मेरे को पर्सनली, तो उनकी मैं इतनी कोई बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे NS की और आपकी एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ मेनली, ठीक है। आपको मैंने बता दिया अगर प्राइस वाइज लेनी एक्सट्रीम ले सकते हो, ठीक है। और एग्जॉस्ट साउंड अगर आपको थोड़ा वो चाहिए ना बेसी, देखो जैसे इसका स्पोर्टी है, लेकिन इसका स्पोर्टी के साथ उतने ज़्यादा बेसी नहीं है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा बेसी चाहिए तो आप NS के साथ जा सकते हो, उसका साउंड थोड़ा बेसी है। अगर आप चाहते हो NS का साउंड सुना, मैंने इसका और NS 125 जो अभी लेटेस्ट आई है 100 ABS वाली, उन दोनों का कंपैरिजन करा है, ठीक है। वो वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले डाली थी, अगर आप चाहते हो तो चैनल पर जाके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देखना, आपको थोड़ा पता लग जाएगा दोनों बाइकों का कि कितने कितने क्या क्या डिफरेंशिएट है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो 2025 के अंदर मेरे हिसाब से आप ये बाइक ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर चाहो तो कुछ टाइम रुक सकते हो सकता है कुछ टाइम में इसका, जैसे अभी स्प्लिट सीट वाला वर्जन है, बहुत सारे मतलब ऐसे र्यूमर्स फैल रहे हैं कि इसके अंदर सिंगल सीट आ सकता है। तो ऑफिशियली फिलहाल तो हीरो की तरफ से मेरे को लगता नहीं कोई स्टेटमेंट आई है इसके ऊपर, लेकिन आप सब जानते हैं कि उसमें हीरो वाला ने अभी इस बाइक में 2 नए कलर लॉन्च करे, एक तो ब्लैक और ऑरेंज कॉम्बिनेशन, एक ब्लैक और ब्लू कॉम्बिनेशन वाला। मुझे पर्सनली इतना खास नहीं लगा, बहुत हो सकता है बहुत बंदों को अच्छा लग रहा हो, क्योंकि सबके अपने अलग अलग चॉइस होती है। तो आप वेट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो कुछ टाइम, हो सकता है इसके अंदर आपको सिंगल सीट का वेरिएंट भी देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है इसमें और कलर भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ओवरऑल अगर बात करी जाए तो इस बाइक को बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1,18,500 इसका ऑन रोड प्राइस पड़ता है, ठीक है। माइलेज
इसकी आराम से आपको 55 या 60 तक की 55 से 60 के बीच में मिल जाएगी, ठीक है। एग्जॉस्ट साउंड मैं आपको सुना चुका हूँ, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं जितना जल्दी हो सकेंगे आपको कमेंट सेक्शन में आके या फिर अलग से वीडियो बनाकर रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो अपनी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हो सकता है आपको इस वीडियो में थोड़ी मेरी आवाज़ अलग लग रही हो, क्योंकि मेरा भाई गलत बैठा हुआ है, मैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ मेरे थोड़ा मेहनत के लिए एक लाइक्स कमेंट सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। तो करते हैं वीडियो कहीं पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।